हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आपका एक नया जो है आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, ठीक है, उसी का सिंपल पेपर। ठीक है, जैसा कि आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसा पेपर पूछा जाता है बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इस क्लास को जो है बनाया हुआ है। और बिल्कुल इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, तो आपको घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। और बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से अंत तक अगर देख लेते हैं तो आपको चारों सब्जेक्ट जो है आपका रीजनिंग मैथ जीके और जो है साइंस के जो प्रश्न हैं वो चारों ही यहाँ पे मिलेंगे। जिस तरीके से आपके एग्जाम में रीजनिंग के 30 प्रश्न होते हैं, मैथ्स के 25 और जीके के आप लोगों के 20 और जो है साइंस के 25 प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। तो ये आपका मॉडल पेपर जो है सिंपल पेपर बिल्कुल यहाँ पे आपके परीक्षा तक मैं चलाऊँगा और 100% है कि इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। तो जो भी मेरे दोस्त जो है इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को डेली ही ज्वाइन करें, ठीक है। बेहतर तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाना चालू कर दिया है आपका ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। तो बेहतर तरीके से आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। जिन्होंने भी अब तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आपको मैं बता दूं कि इस मॉडल सेट को केवल बनाने के लिए हमें सुबह से लेके शाम तक जो है हम लोग तैयार करते हैं। तो एक मॉडल सेट बनता है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक से मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्नों को उठाना है, तो मॉडल सेट तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रश्न उठा दूं तो मॉडल सेट हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग टॉपिक से अलग अलग प्रश्न को उठाना पड़ेगा और आपको बेहतर कंटेंट देना पड़ेगा, तो जाके ये बनता है। तो आप इसको जितना ही लाइक करेंगे उतना ही बेहतर हम कंटेंट डेली ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि ये फ्री का क्लास है तो कितने लोग लाइक करते हैं। 100% जितने भी मेरे दोस्त हैं डेली क्लास करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और रीजनिंग के प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। कार्य के नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए ये आपके ये जो दिख रहा है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ जीडी में ये पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस समय देखिए ट्रेंडिंग में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जिस तरीके से प्रश्न पूछा है सीटीएस ने, सेम टू सेम वैसा ही आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन का ज़माना है, सभी जो है एक ही कंपनी जो है आपके ऑनलाइन वाली करा रही है, ठीक है। तो बेहतर तरीके से देखिए 2 से लिखा है 15, 15 से 41, 41 से 93, 93 से यहाँ पे कितना लिखा है 197। तो उसके आगे क्या होने वाला है बताइएगा। देखिए मैंने आपको बताया भी है कि हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड के समय और आपको हर एक प्रश्न को टेस्ट के तौर पे रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि पहले का उत्तर क्या होगा, ए या बी या सी या डी, क्या होने वाला है आप यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने भी इस क्लास को पहले से देख रखा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना स्टार्ट हो जाएंगे और हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, 2 से अगर हम 15 पे जाएंगे तो बोलेंगे कि 13 प्लस किया गया है, ठीक है। 15 से 41 लिखा है तो 41 में से 15 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 26। इसके बाद से इसको घटा लीजिए तो ये कितना होता है, ये घटाएंगे तो आपका 93 में से 41 ये हो जाएगा आपका 52। इसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो कितना घटाएंगे, तो ये 104 सॉरी जोड़ा गया है, इसमें 2 में 13 जोड़ दीजिए, 15 में 26 जोड़ दीजिए और यहाँ पे 52 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 104 जोड़ दीजिए। तो इसके आगे आपको कितना जोड़ना है, तो देखिए 13 दूना 26, 2 से गुणा हुआ है, 26 दूना 52, 52 दूना 104, 104 दूना कितना होता है, तो यहाँ पे हमें 208 जोड़ना पड़ेगा। तो 8 7 15 के 5 और यहाँ पे देखिए ये 10 के 0 हो जाएगा और ये 2 1 3 हो जाएगा। 305 जो है सॉरी एक हार्सिल पे है 10 में तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 405 आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा
और ऐसे प्रश्नों में कभी भी अब जो है आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है दूसरा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ये एनालॉजी टाइप का प्रश्न है और आप चाहते हैं कि क्लास का पीडीएफ लें तो फ्री में जो है क्लास के पीडीएफ आज जो है आप लोगों को पहले भी मालूम है कि हर एक क्लास का पीडीएफ फ्री में जो है आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं फ्री में तो ये क्लास जो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिख रहा होगा, ठीक है। तो उस लिंक पे जाइए और उसको क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप मेरे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। और ग्रुप में हमेशा ही हम सुबह और शाम जैसे ही क्लास कराते हैं तो उसका पीडीएफ आपको दे देते हैं ताकि आप उसको जो है अच्छे तरीके से एक दिन बाद या जब भी आपको समय मिलेगा तो आप उसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है और जिनसे भी व्हाट्सएप पे जोड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है, जो नहीं जुड़ पाएंगे, जो इनका लिंक काम नहीं करेगा कोई भी प्रॉब्लम के कारण, तो वो यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जो है आपको मिल रहा है, इस पे आप लोग मैसेज कर लीजिएगा। इस तरीके से फालतू से किसी को मैसेज नहीं करना है, पहले आप जाना है यहाँ पे लिंक पे और लिंक पे जाके ज्वाइन कीजिए, जब नहीं होगा तब मैसेज कीजिएगा, इस तरीके से नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको परेशान नहीं करना है मुझे, ठीक है। पहले जाइए आप ज्वाइन हो जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है, क्वेश्चन आपको सेट करना पड़ता है मुझे, ठीक है, तो टाइम कम रहता है, तो आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। अब देखिए 10 से लिखा है यहाँ पे 109, किस तरीके से होगा, तो 12 से क्या होगा यहाँ पे ये हमको बताना है। अब देखिएगा इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़े से अच्छे तरीके से सोचेंगे तो प्रश्न बिल्कुल ही इजी है, आप लोग कर सकते हैं। 10 सेकेंड का समय जो आपको दिया गया था लमसम आपके ख़त्म हो चुका है, अब जो है मेरे साथ सॉल्व कीजिए। इसके क्या तरीके हो सकते हैं, 109 पे जाने के लिए अगर हम क्या कर दें 10 का स्क्वायर कर दें और इसमें 9 जोड़ दें तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में 9 जोड़ेंगे 109। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 12, 12 का वर्ग करेंगे और इसमें कितना जोड़ देंगे 12, तो 12 बराही 144 और 144 में जो है आपका 12 जोड़ेंगे, सॉरी 9 12, हाँ 12 नहीं, यहाँ पे 9 जोड़े हैं तो यहाँ पे भी 9 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 9 ही जोड़ दीजिए तो कितना होगा, तो यहाँ पे 144 से सब तो वैल्यू ही कम है, यानी कि ये भाई साहब लॉजिक ही बिल्कुल गलत है, यहाँ पे स्क्वायर वाला लॉजिक बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाइए, दूसरा लॉजिक लगाते हैं। क्या लिखा है 10, 10 में 10 से गुणा करो और 9 जोड़ दो। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 12, तो 12 का भी 10 से गुणा करो और इसमें कितना जोड़ दो 9, तो ये कितना हो जाएगा 10 दहा के 100, 9 109 और उसी प्रकार यहाँ पे 12 दहा के 120 और 9 120 और 9 129। अब 129 आपको देख लेना है, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए में। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या जो है आपको इस बार बताना है, आपके सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे कोई भी संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे होने वाला है कौन सी संख्या, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्ज़ाम के लिए और ऐसे प्रश्न कभी भी आपको गलती नहीं करना है। तो देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब थोड़े से यहाँ पे लॉजिकली देखेंगे, यहाँ पे 189 लिखा गया, ठीक है, वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे ये 5 का वर्ग कर देते हैं और ये 8 का वर्ग कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 5 का वर्ग कितना होता है, सॉरी क्यूब कितना होता है 125 और 8 का वर्ग करें हैं तो एक जो है ये कितना होता है 64, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5 4 9, ये 6 2 8 और 189, बिल्कुल आपको 189 मिल जाएगा। उसी प्रकार इसका क्यूब कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 49 है, तो ये होगा कितना 200, 200 कितना हो गया जोड़ने पर 65 है। उसी प्रकार 7 का क्यूब कीजिए और 9 का स्क्वायर कीजिए। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343
और यहाँ पे 9 का वर्ग 81, 8 होना चाहिए अंत में, 7 1 8 नहीं 43 में यहाँ पे 47 लिखा है, 4 3 7, यहाँ पे कितना 3 और 1 4 हो रहा है, अंत में 4 होना चाहिए अंत में यहाँ से, यानी कि 424 बन रहा है। बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी मेरे दोस्त सी को चुना है उनका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यदि मैनेजर को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, डायरेक्टर को जो है यहाँ पे और असिस्टेंट को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो स्टाफ को जो है क्या लिखा जाएगा। अब चलिएगा बताइएगा कि स्टाफ को जो है क्या लिखा जाएगा। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपको कभी भी गलती नहीं करना है। ऐसे प्रश्नों को कभी भी आपको गलती नहीं करना है, जैसे कि ये होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 2-3 ठो देता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में कोई देता है तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से ही देता है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर देखेंगे 34 लाना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसके वैल्यू को हम क्या करते हैं, अगर रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। अब देखिएगा यहाँ पे आपको यहाँ पे m का 13 हो जाएगा, n 14 हो जाएगा, तो यही यहाँ पे अधिक हो जाएगा। यहाँ पे तो 34 ही लाना है, ठीक है। तो 34 लाना है, 34। दूसरा लॉजिक सोचना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, पहले ये समझ लेते हैं। अगर इसमें अंकों की संख्या काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 हुआ, ठीक है। अंकों की संख्या 7 हुआ। यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है आपका 34। तो अगर इस दोनों को जोड़ देते हैं 3 और 4 तो ये 7 हो जाएगा। बिल्कुल आपको ये हो सकता है। अच्छा, वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है यहाँ पे, और इधर देखेंगे तो 35 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 35 को क्या लिखा है, 35 को 3 और 5 8 हो जाएगा। बिल्कुल आपको यहाँ पे भी मिल गया। अच्छा, वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इधर देखिए 36 लिखा है। 3 और 6 को जोड़ दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ये भी। तो अब जो है 1 2 3 4 5 लिखा है, तो 5 को क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे, तो 5 देखिए ये तो 5 नहीं होगा, ये 6 हो जा रहा है, ये आपका 5 हो रहा है, तो ये भी 5 हो रहा है। इन दोनों में से कौन सही है ये चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 के बाद 5 लिखा है, मतलब पहली छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या। यहाँ पे देखिए 3 के बाद 5 लिखा है, पहले छोटी फिर बड़ी। यहाँ पे 3 के बाद 6 लिखा है, मतलब पहले बड़ी छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या है। तो पहले यहाँ पे बड़ी संख्या नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहले छोटी फिर बड़ी। आपका ऑप्शन नंबर ये भी ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। कौन सा आरेख है जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शा रहा है। आपको क्या दिया गया है, गुलाब दिया है, फूल दिया है, आम दिया है, ठीक है। इसको जो है आपको बताना है, बताइएगा। आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय, क्योंकि वेन डायग्राम के प्रश्न कभी भी आपको गलती नहीं करना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और आपके एग्ज़ाम हॉल में ये 100% एक ठो देता है, तो गलती की गुंजाइश किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपने बना लिया होगा। सबसे पहले अगर देखिएगा तो ये गुलाब लिखा है, मान लीजिए ये गुलाब हो गया, ठीक है। तो गुलाब फूल होता है, बिल्कुल होता है, ये फूल के अंदर ही आएगा। गुलाब क्या है, फूल है, बिल्कुल फूल है, आप कह सकते हो। तो इस तरीके से जगह आम, तो आम क्या फूल होता है, कहिएगा नहीं। आम क्या गुलाब होता है, कहिएगा नहीं। तो यानी कि आम जो है बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका राइट उत्तर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने बताया है तो बिल्कुल आपने सही उत्तर बताया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, जो है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का जो है चयन करें। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन करना है। चलिएगा बताइए, यहाँ पे आपके सामने 10 सेकंड का समय है, और असंगत का जो है चयन कीजिए। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का
सही उत्तर बताता है। देखिए, हर एक प्रश्न को खुद से जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ये भी मैंने पहले भी आपको अब बता दिया है क्लास से पहले कि आपको करना क्या है। फिर भी अगर आप नहीं करते हैं तो इसका जो है भुगतान आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपको एग्ज़ाम हॉल में खुद से ही प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे कोई बताने वाला तो होगा नहीं, तो आप अगर पहले ही इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो यही आपसे मैं चाहता हूँ कि डेली ही आप क्लास में आएँ और अपने मन से प्रश्नों को सॉल्व करें, ठीक है। तो पहले अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है यहाँ पे क्या है कि ये पहले आपको चेक करना होता है कि वर्ग है कि या आपका वर्ग है कि घन है कि क्यूब है, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आएगा ये कि वर्ग है कि घन है या क्यूब है, ये पहले हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ से, अगर देखेंगे अगर हम लोग तो ये होता है आपका 32 का क्या लिखा है, क्यूब लिखा है, वर्ग लिखा है, सॉरी 32 का वर्ग। ये क्या लिखा गया है, तो ये आप कहिएगा कि ये जो लिखा गया है आपका क्या लिखा गया है, 36 का वर्ग लिखा गया, ठीक है। ये देखिएगा तो ये आपका 34 का वर्ग लिखा गया है, और ये होता है किसका, 37 का वर्ग, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पे वर्ग जो है तो मिल गए। तो ये तो सारे ही वर्ग है, तो अलग कौन है ये अब देखना है। तो देखिए ये तीनों ही आपके क्या हैं, सम संख्या है, ठीक है। परंतु अगर हम देख लेते हैं तो ये वाला अंतिम वाला जो है आपका 37 का है। तो 37 क्या है, विषम जो है संख्या है, विषम है। तो आपका राइट उत्तर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी के साथ जाना था। अगर आप डी बताए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी को जो है आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिलते हैं 10 सेकेंड के समय, और ये थोड़े से अलग तरीके के प्रश्न हैं। सॉल्व तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। थोड़े से लॉजिक को जो है आपको समझना है, बिल्कुल आप कर सकते हो। देखिएगा यहाँ पे y होता है कितने पे, 25 पे, h कितने पे होता है, 8 पे, ये क्यूब कितने पे होता है, 17 पे, z कितने पे होता है फिर 26 पे। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ जाने में 9 जोड़ा गया है, यहाँ से यहाँ जाने में 8 से 17 9 जोड़ा है, 25 से 8 पे ये भी 9 जोड़ा है, ठीक है। तो इसके आगे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा। तो 26 में 9 जोड़िएगा, 9 ही होगा। 9 पे आता है आपका आई, बिल्कुल पहला अक्षर आई से होना चाहिए। पहला अक्षर आई से जो भी नहीं है वो गलत है। दूसरा देख लीजिए, जेड होता है आपका 26 पे, 26 से डी होता है आपके 4 पे, ये होता है आपका 26 पे। फिर यहाँ से ये एच होता है 8 पे, ये होता है 12 पे। तो देखिएगा तो यहाँ से 4, यहाँ से 4, फिर यहाँ से आगे चलेंगे 4 जोड़ देंगे तो 12 4 16, 16 पे कौन सा अक्षर आएगा, पी आएगा, और पी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को कभी भी गलती नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को काउंट करना है। बताएंगे कि यहाँ पे जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है कितनी है, टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बिल्कुल 100% सही उत्तर यहाँ पे बताना है आपको। यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये 14 है, ठीक है। अब आपको काउंट करना है, बताइए। देखते हैं कौन कौन मेरा दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देता है। जो भी बताएगा त्रिभुजों की संख्या बिल्कुल आप जो है यहाँ पे काउंट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे मैं काउंट करता हूँ, आपने कितना बताया है ये बाद में हम काउंट करेंगे। ये पहले देख लीजिए, ये बर्फी टाइप का जो फिगर है इसको आपको मैंने बताया हुआ है, छोटे छोटे काउंट कीजिए, 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 4 के बाद से अगर देखिएगा तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें जो बड़ी संख्या है उसका 2 गुना कर देंगे।
तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, इसमें त्रिभुज होंगे। फिर उसी तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 8 8 तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 8 के बाद से 8 8 16 हो गया। 16 के बाद से हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 17, ये हमारा हो गया 18। 18 जो है इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या है। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना है वो बिल्कुल सही उत्तर है, उसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बिल्कुल आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, ये एनालॉजी का प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। जैसे कबड्डी लिखा है, ठीक है, तो कबड्डी का संबंध बोल रहा है 7 से है, तो पोलो का संबंध हम लोगों को बताना है। चलिएगा 10 सेकेंड, इससे ज़्यादा तो इसमें लगना भी नहीं चाहिए, इसके उत्तर आ जाने चाहिए, ठीक है। गलती की गुंजाइश इसमें तो होनी नहीं चाहिए। देखिए आपको मालूम है कि कबड्डी खेलने वाले की संख्या यहाँ पे दिया गया है, कितना है होता है 7। कबड्डी में टोटल प्लेयरों की संख्या आपको मालूम है 7, तो उसी प्रकार पोलो खेलने वाले प्लेयरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, 4 प्लेयर खेलते हैं। तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना था, ठीक है। अगर आपने बी को चूज किया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। क्या करना है, जो दिया गया है श्रृंखला श्रेणी, इसको जो है आपको पूरा करना है। बिल्कुल सरल तरीके से मैंने इस तरीके के प्रश्न आपको सॉल्व कराया हुआ है, तो गलती गुंजाइश नहीं है। गलती की गुंजाइश किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। अब जो पहले से क्लास कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बेहतर स्कोर आपका आ रहा होगा अब पहले से, क्योंकि मैंने सारे ही आपके लॉजिक बता रखा है और कुछ जो बचे हुए हैं नए लॉजिक वो भी आपको साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। और बिल्कुल इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं देखने को मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में, ये गारंटी है, ये 100% गारंटी है। आप देख लो उठा के प्रीवियस ईयर के प्रश्न 100% आपसे बनेंगे प्रश्न, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये क्लास आपको पढ़ाया जाता है। अब देखिएगा, अगर हम देखते हैं यहाँ पे पी और पी के बाद कोई नहीं, यहाँ पे देखिए ओ आर जी कहीं पे लिखा गया है, बिल्कुल जी लिखा गया है। जी के पहले क्या लिखा है, तो डी लिखा है, तो जी के पहले हम भी डी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर जी के बाद आई, जी के बाद यहाँ पे आई होना चाहिए, ठीक है। और ओ हो रहा है, ठीक है, ओ हो रहा है, तो यहाँ तक अगर हम 1 बना दे 5 का, फिर यहाँ तक ओ हो गया, फिर यहाँ तक आपका ओ हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसमें 5 5 का हो गया, तो पहला अक्षर पी के बाद से यहाँ पे मालूम नहीं है, यहाँ पे आर लिखा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पी के बाद यहाँ पे हमें क्यूब रखना पड़ेगा, क्यू के बाद आर के बाद यहाँ पे एस, ठीक है। अब डी के बाद क्या है, डी के बाद जी है, बिल्कुल आपने भर दिया क्या, पहले डी क्यू, फिर जी, फिर आई, फिर एस भरा है। अब ये देखिए कहाँ पे है, ये देखिए कहाँ पे है, डी क्यू जी आई एस। आपने ऑप्शन नंबर अगर बताया हुआ है डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि नीचे दिए गए घन में घन 1 A1 वाले फलक के विपरीत फलक अक्षर पे कौन सी संख्या आएगी। ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये अब मुझे देखना है कमेंट बॉक्स में कौन कौन गलती बताता है, क्योंकि मैंने जो है क्लास में यहाँ पे पासे के बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को कवर कराया हुआ है विपरीत निकालने को। तो यहाँ पे पूछा है A1 का विपरीत, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें A1 का विपरीत बिल्कुल अभी निकालना है आपको। और ये आपका 11 नंबर का जो है उत्तर क्या हो रहा है, ए हो रहा है, बी हो रहा है, सी हो रहा है, कमेंट बॉक्स में सबको बताना है। सबका रिप्लाई दूंगा, और जो नहीं बताएंगे बिल्कुल बहुत मार मारेंगे, ठीक है। क्योंकि इतने मेहनत से हम पढ़ाते हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप जो मैं कह रहा हूँ वो करो, ठीक है, तो ही हो सकता है। क्योंकि 1 घंटा आपको लगता होगा क्लास लेने में, लेकिन इन प्रश्नों को बनाने में कितना मेहनत लगता है, कहाँ कहाँ से ढूंढना पड़ता है प्रश्न, ये आपको नहीं मालूम है, ठीक है। अलग अलग बुक से, अलग अलग जो है पेपर से ये प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है, कि ये आपका प्रश्न आ सकता है, ये आ सकता है, और आप इसको हल्के में ले रहे हैं, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि पहले वाले जो है खंबे जो स्तंभ होता है, कोठा होता है, उसका तीसरे वाले से संबंध, यानी कि U5 का जो संबंध होता है A1 का अपोजिट होता है। हमसे A1 का ही पूछा गया था, तो यहाँ पे तो मिल गया पहले ही वाले से। ये जो बाहरी वाला रहता है ये बाहरी वाला का अपोजिट होता है, ठीक है। इसके बाद से 4 का जो है E2 के साथ हो जाएगा। बिल्कुल आपका उत्तर मिल जाएगा कौन सा, U5। किसका पूछा गया था, हमसे A1 का पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इससे एक भी प्रश्न आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। देखिएगा आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जब बैठिएगा तो बिल्कुल जब इसी तरीके का प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा तब देखिएगा। कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में अर्थ यहाँ पे दिया गया है, इसको जो है ये लिखा गया है, ठीक है, और इसको जो है ये लिखा है, तो कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सी निश्चित रूप से सही है ये हमें बताना है। सही कौन है, तो देखिए सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न को, इसको जो है ये लिख रहा है, इसके बदले जो है ये लिख रहा है, तो दोनों तरफ हम देख लेते हैं कौन सा कॉमन वैल्यू है। तो देखिए ये ग्रीन से ग्रीन कट जाएगा और इधर आ जाते हैं, तो इधर हमने किसको देखा, तो यहाँ पे NAC कट जाएगा और यहाँ पे कोई कट रहा है और भी कोई यहाँ पे देखिएगा कट रहा है, तो और कोई नहीं कट रहा है, ठीक है। अब देखेंगे हमें यहाँ पे जो है वैल्यू देखना है, तो हमें यहाँ पे देख लीजिए BIR का अर्थ ग्रीन है। BIR का ग्रीन होगा नहीं, बिल्कुल ये ग्रीन नहीं होगा। दूसरा NAC का अर्थ TOMT, NAC का अर्थ क्या दिया है, TON, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। दूसरा वाला ये कैसे होगा, ये तो दोनों कॉमन है, दोनों में है, यहाँ पे केवल ये एक में है, तो ये गलत तो बिल्कुल है। LE का अर्थ TAYS, LE का अर्थ TAYS, ये हो सकता है नहीं भी हो सकता है क्योंकि एंड भी है, एंड भी है। अच्छा इसको देख लेते हैं, NAC का अर्थ ग्रीन, बिल्कुल होगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा आपका अंतिम नंबर का जो है प्रश्न का उत्तर किस तरीके से क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे देखिए NAC और NAC इधर जो है इन दोनों में कॉमन हुआ, इधर देखिए क्या हुआ ग्रीन और इधर भी ग्रीन, दोनों में मिल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल यही दोनों जो है आपके सही होंगे, एक दूसरे के मान है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, दर्पण से रिलेटेड प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी दर्पण छवि सही है। जब दर्पण को AB पर रखा जाता है तो कौन सा दर्पण सही है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे बेहतर तरीके से दर्पण, और इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, आपके पास मात्र 10 सेकेंड है, तो ये 10 सेकेंड आपको गंवाना नहीं है, बेहतर तरीके से बताना है कि क्या होने वाला है इसका राइट उत्तर। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सभी का उत्तर आना चाहिए यहाँ पे बेहतरीन तरीके से। बन गया होगा, सभी का बन गया होगा, क्योंकि मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि लेफ़्ट जो होता है उसको राइट में भेजा जाता है, जो राइट में होता है वो लेफ़्ट में चला जाता है, किस में, दर्पण में। यही लॉजिक होता है दर्पण के प्रश्नों को सॉल्व करने का। तो अब जो है यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ये 5 है और यहाँ पे लिखेंगे तो 5 जो है आपको इस तरीके से दिखेगा। अब जो है बिल्कुल 5 लिखा हुआ है तो ये गलत। उसके बाद से इसको ले चलेंगे तो ये O बन जाएगा और ये इधर से है तो अब जो है ये इधर से हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है आपको यहाँ पे देखना है, ये तो बिल्कुल जो है आपको इधर से ही लिख दिया है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये भी। उसके बाद से ये तो सही है, दोनों में ही कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों एक जैसे हैं। अब देखिए ये भी दोनों में एक जैसे हैं। अब ये 4 को देख लीजिए, ये 4 और ये 4 देख लीजिए। 4 को जब इस तरीके से हम यहाँ पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 इधर से है तो अब इधर से बनेगा, ठीक है। तो इधर से बन रहा है, ये जो है बिल्कुल जो 4 यहाँ पे लिखा है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे लिख दिया है, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। यानी कि जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में जो है आपको किसी भी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया भी है कि आप गलती वाले को ढूंढिएगा, सही वाले बिल्कुल आपके सामने आकर बैठ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह व्यंजन का मान कौन सा व्यंजन का मान सबसे बड़ा है। इसमें जो है कौन से व्यंजन का मान सबसे बड़ा है, तो अब जो है इन चारों ही व्यंजन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़े से फास्ट कैलकुलेशन जिसका होगा वो तो कर सकता है, ठीक है। जिनका कैलकुलेशन थोड़े सा गड़बड़ है उनके लिए प्रॉब्लम है ऐसे प्रश्न। तो आपको 1-2 प्रश्न कैलकुलेशन देता है रीजनिंग में, जैसे कि आपका टाइम लॉस किया जाए।
तो आपने मेरी क्लास अगर बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है तो कहिएगा भाई साहब इसको तो हम फाड़ देंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग भाग करेंगे, तो यहाँ से भाग देंगे 6 हो जाएगा, और 6 में 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12, और 12 में 6 जोड़ेंगे 18 आ गया। बिल्कुल हमें कलम चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए पहले भाग देंगे तो 5 दूना का 10, यहाँ पे 2 हुआ, 2 में 4 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8, और 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पे पहले भाग देंगे 2 से 16 में तो 8 आएगा, 8 में 3 से गुणा करेंगे, 8 तरीके 24, 24 में से 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 20। ये देखिए यहाँ से भाग देंगे तो 6 दूना का 12, 6 होगा, 6 में 4 से गुणा करेंगे, 4 छक्का 24, 24 में 4 जोड़ देंगे, 24 4 28 हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर जो बनेगा, सबसे अधिक वाला मान देख लीजिए कौन सा आया है, 28 आया है। तो गलती की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए, आपको फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व करना है मेरे साथ। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है, क्या कह रहा है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा कि x का भाई k है, z का x का बेटा है, z जो है x का बेटा है, p जो है k का बेटी है, n जो n के साथ विवाहित है, g और x बहने हैं, तो फिर g जो है z से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। चलिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से हम इसका वेन डायग्राम से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। x और k भाई हैं, x और जो है k ये दोनों ही भाई हैं, ठीक है, दोनों भाई हैं तो ये प्लस होंगे दोनों। अब इसके आगे कह रहा है कि z जो है k का बेटा है, z कौन है, यहाँ पे x का बेटा कौन है, z है, ठीक है, ये बेटा है, प्लस रखिए। p जो है k की बेटी है, p कौन है, k की बेटी यहाँ पे है p बेटी है, माइनस है, और n जो है n से विवाहित है, कौन, p जो है n से विवाहित है, इन दोनों का जो है विवाह हुआ है तो ये प्लस है, तभी इन दोनों का विवाह है। g जो है x की बहन है, g कौन है, x की बहन, ये x की बहन कौन है, g है, ठीक है, ये बहन हो गई। फिर g जो है z से किस प्रकार संबंधित है, ये z है, इसका जो है ये g कौन लगेगी, तो देखिए ये इसके कौन है, ये इसके कौन है, ये इसके पिता हैं, ठीक है। और पिता की बहन क्या लगती हैं, पिता की बहन को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको क्या होना चाहिए, तो माँ तो यहाँ पे बिल्कुल गलत, बहन सास ये दोनों ही गलत, उसको बोलते हैं मौसी या क्या बुआ बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कथन, ठीक है, कथन दिया है और यहाँ पे आपको कह रहा है कि कुछ डी जो है ए है, सभी ए जो है बी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिएगा यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग अच्छे तरीके से इसको फिगर से बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है डी और यहाँ पे क्या करेंगे, डी का जो है कुछ हिस्सा जो है आपका क्या है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके आगे अब क्या बोला गया है कि सभी बी जो है ए है, जितना भी बी है वो ए है, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि जितना भी ए है वो सब बी के अंदर है, तो देखिए बी के अंदर सबको ए को रख दिया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे निष्कर्ष पे चलते हैं और कह रहा है निष्कर्ष कि कुछ बी डी है, बी का कुछ हिस्सा, ये बी का कुछ हिस्सा, ठीक है, डी है तो बी का कुछ हिस्सा बिल्कुल डी है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा वाला ऑप्शन पे चलिए, सभी डी ए है, डी का जितना भी हिस्सा है वो ए है, कहिएगा नहीं, कुछ डी का हिस्सा जो है ए था, तो ये गलत है। तो केवल जो है आपको बताना है कि निष्कर्ष 1 सही है, ठीक है, केवल निष्कर्ष 1 सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन से जो है कौन से अक्षर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ये आपको बताना है। चलिएगा यहाँ पे आपको 10 सेकंड का समय है और नहीं किया जा सकता मतलब नहीं बनाया जा सकता है, उसको आपको चुनना है। तो गलती तो नहीं होनी चाहिए, गलती की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैंने आपको बताया भी है। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले अक्षरों को पढ़ लीजिए बेहतर तरीके से। यहाँ पे देखिए जी है ऊपर, बिल्कुल जी है, ए ऊपर है, बिल्कुल है, आई भी ऊपर है और टी भी ऊपर है, टी है ऊपर, टी बिल्कुल नहीं है। तो कह रहा है कि निर्माण नहीं करके बनाया नहीं जा सकता है, प्रयोग करके शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता है, तो ये पहले वाला ही नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिएगा
यहाँ पे टी लिखा हुआ है, ऊपर जब टी है ये नहीं है तो इसके अलावा हमने अलग अक्षर का यूज कर दिया है, तो पहला वाला ही आपका नहीं बनाया जा सकता है। बाकी देख लीजिए ये तीनों ही बनाए जाएंगे। कैसे? देखिए जी ऊपर भी है, एन भी है, आई भी है, के भी है, जी भी है, एन भी है, आई भी है, आर भी है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर था जो ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है और बताने की कोशिश करेंगे। देखिएगा आपके सामने जो है यहाँ पे क्या आ गया है, तो अब जो है आपके साइंस के प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और 25 तो साइंस के हम लोग बहुत जल्द प्रश्नों को कर लेंगे 5 से 6 मिनट में, ठीक है, क्योंकि टाइम हमको इसमें ज़्यादा नहीं देना है। 5 से 6 मिनट में जो है आपके प्रश्न सॉल्व हो जाने चाहिए। 25 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 प्रश्न आपको अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। 100% इससे जो है बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। पहला कह रहा है कि सेक्स हार्मोन स्रावित होते हैं, जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो स्रावित होते हैं, कहाँ से होते हैं ये आपको बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सेक्स हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होते हैं, तो आपको बताना है कि ये होता है आपके सेक्स हार्मोन है तो ये आपका कहाँ से होता है, एड्रिनल ग्रंथियाँ से, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथियाँ द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मानव त्वचा का रंग बना होता है, मानव त्वचा का रंग बनता है, किससे बनता है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 27 नंबर प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। मानव त्वचा का रंग जो है आपको याद रखना है, ये होता है आपका मेलेनिन की तरह, ठीक है, मेलेनिन से जो है आपका बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन जो है सदिश राशि है, बताइएगा। आपको जो है कोशिश करना है कि ये 25 ठो प्रश्न है जो साइंस के, इसमें कम से कम 15 ठो प्रश्न आपको साइंस के सही करने हैं, ठीक है। 15 ठो आपके टारगेट पे होने चाहिए, जिनका भी 15 अगर सही हो जाता है तो बिल्कुल उसका जो है स्कोर सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये है विस्थापन। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, बाकी ये तीनों अदिश राशि है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहे अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की जो है पाइप लाइनें फट जाती हैं, इसका कारण क्या है। जो अत्यधिक शीत ऋतु होता है, मतलब जो है जाड़े के दिन में, ठीक है, जब जाड़े ज़्यादा पड़ते हैं तो पहाड़ों पे जो पानी की जो है पाइपें होती है वो फट जाती है। क्यों? क्योंकि आपको बताना है कि वहाँ पे जो होता है पाइप में जो है पानी जमने पर जो है क्या होता है, पाइप फट जाता है, ठीक है। पाइप में पानी जम जाता है ज़्यादा, जो है वहाँ पे क्या हो जाता है, जो है टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि गर्मी के दिनों के दौरान जो है मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित प्रक्रिया के कारण। तो किस प्रक्रिया के कारण जो है पानी ठंडा होता है, तो आपको बताना है यहाँ पे ये होता है आपका वाष्पीकरण के कारण, ठीक है। वाष्पीकरण ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की मुक्ति है, ठीक है। मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की मुक्ति है, क्या मुक्ति है ये आपको बताना है। तो आपका राइट उत्तर जो है यहाँ पे बनेगा कौन सा, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला जो प्रकाश होता है वो कौन सा होता है। तो आपको बताना है कि ये जो है सबसे कम जब पूछा जाए तो बैगनी होता है, सबसे अधिक जो है लाल होता है। सबसे क्या बोला जाएगा, अधिक। अधिक जब भी पूछा जाए तो आपको लाल याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ दाब से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मृग मरीचिका का जो है बनना उदाहरण है। मृग मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे कि प्रकाश वोल्टीय सेल होता है, प्रकाश वोल्टीय सेल होता है, किसका होता है ये आपको बताना है।
अब चलिएगा 35 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सौर सेल होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक हॉर्स पावर यानी एक एचपी कितने वोल्ट के बराबर होता है। एक एचपी कितने वोल्ट के बराबर होता है बताइएगा। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 36 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है, तो 746 वाट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है ये आपको बताना है। चलिएगा 37 का जो है राइट उत्तर आपको बताना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है बता देते हैं। तो 37 का जो राइट उत्तर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो ये होता है विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि विटामिन ए किस में पाया जाता है। विटामिन ए जो है किस में पाया जाता है, तो विटामिन ए तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मछलियों के यकृत के तेल किसकी जो है प्रचुर मात्रा होती है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है। जो मछलियों का तेल होता है उसमें कौन सा सबसे अधिक होता है, तो देखिए सबसे अधिक की बात की जाए तो विटामिन ए होता है इसमें। ठीक है, और विटामिन डी भी होता है, लेकिन सबसे अधिक बोला जाए तो आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी के ऊपर की सतह ओजोन की परत जो है किससे बचाव करती है। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह ओजोन जो होता है वो किससे हमको बचाव करती है, तो पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। रेफ्रिजरेटर में शीतल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो शीतल के रूप में कौन प्रयुक्त होता है ये आपको बताना है। तो आपका राइट उत्तर आएगा ये जो है फिनॉल 12 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का जो है उपयोग किया था ये आपको बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है तांबा का किया था। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो सोना जो होता है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकलती है। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकलती है बताइएगा। तो ये जो है निकलता है आपका मैग्नीशियम निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि साबुन बनने में निहित प्रक्रिया है। साबुन बनाने में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो आपको राइट उत्तर बताना है, साबुनीकरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण आती है। लहसुन जो होता है उसका विशेष गंध आता है वो किसके कारण आता है, अब बताइएगा। सभी लोग बताएंगे तो ये जो है क्यों आता है, तो आपको बताना है क्लोरी घटक के कारण। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है सेंटी की खोज किसने की थी। सीमेंट की खोज किसने की थी, सॉरी। तो सीमेंट का जो खोज है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है जोसेफ आस्पर्डीन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है। फलों को जो है पकाने वाली गैस आपको बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है, तो एथिलीन है। आपको मैंने क्लास में एक बार पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, तो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। कौन सा गैस है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको तो अच्छे तरीके से मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो कौन होता है ये आपको बताना है। चलिएगा सूर्य पर जो है ऊर्जा का निर्माण होता है, तो आपका राइट उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे, नाभिकीय विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके साइंस के टोटल जो है 25 प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, अगर आपको इसमें से 15 प्रश्न अगर आपको आ गया था तो बिल्कुल आपका बहुत अच्छा स्कोर है। आप एग्ज़ाम तक 100% है कि 22-23 प्रश्न
करने लगेंगे। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा आपके सामने आ चुका है जीके का। ठीक है, जीके के प्रश्न को फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ पे 20 ठो जो आपका जीके का प्रश्न पूछता है, तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जीके, क्योंकि 20 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न कह रहा है सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध जो है किसने किया था? तो आपको बताना है कि ये जो है राजा राम मोहन राय ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको राइट उत्तर करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि अंतिम जो है मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था, बताइएगा। बताने की कोशिश करेंगे कि अंतिम मुगल शासक कौन था। दूसरे नंबर का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो आपका उत्तर जो बनेगा ये कौन सा होगा? तो अंतिम जो था वो आपको बताना है बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मौर्य वंश का जो है अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश के जो है अंतिम सम्राट था वो कौन था? अब ये मजेदार प्रश्न है, तो ये जो है आपको याद रखना है बृहद्रपथ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? ऊन जो है किससे नहीं बन सकता है, प्राप्त नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है। तो ऊन जो है आपको बताना है कि सूअर जो होता है उससे नहीं बनता है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये तीनों से बनता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से प्रश्नों को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि रेल इंजन के आविष्कारक जो हैं वो आपके कौन हैं? जॉर्ज स्टीफेंस थे, स्टीफेंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर किस झील पर जो है स्थित है, बताइएगा। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। स्वर्ण मंदिर, तो स्वर्ण मंदिर आपको याद रखना है अमृत सरोवर झील पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि इंसुलिन का जो है प्रयोग किस बीमारी को जो है ठीक करने के लिए किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी को जो है ठीक करने के लिए किया जाता है, बताइएगा। तो ये जो है मधुमेह को जो है ठीक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो पुष्कर जो लगता है वो आपका कहाँ लगता है? अजमेर में। ठीक है, राजस्थान में अजमेर जो है वहाँ पे लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि विश्व क्षय रोग टीबी यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग कब मनाया जाता है? तो आपके उत्तर बनेगा ये जो है आपके 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको यहाँ पे वीवीआई कर लेना है, आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है और ये सभी लोगों को यहाँ पे आज का जो है WH क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, HW रहेगा यहाँ पे होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर बताता है, क्योंकि ये बहुत ईजी प्रश्न था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? जो नहीं बताएंगे वो जो जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में बता देंगे, जो नहीं जानते हो कमेंट बॉक्स पढ़ लीजिएगा, मैं भी आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है, पहले आपको कोशिश करना है, देखता हूँ कौन कौन बताता है। तो ये जो है सिंगापुर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो साम वेद से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है? तो ये टंगस्टन का होता है। ये तो आपको इजीली प्रश्न है, बता सकते हो। कह रहा है कि बुध किस वंश से संबंधित थे? बुध जो है किस वंश से संबंधित थे? तो बुध जो थे आपके जो है शाक्य वंश के थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में रेल का जो है आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में रेल का जो है आरंभ किस सन में हुआ था? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे रेल का जो है आरंभ 1853 में। ठीक है, बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? अजंता चित्रकारी
किस काल से संबंधित है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे गुप्त काल से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है अकबर ने कराया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। जलियांवाला बाग कहाँ पे स्थित है बताइएगा। तो जलियांवाला बाग जो है आपको बताना है अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पोंगल किस राज्य का जो है चर्चित पर्व है। पोंगल जो है किस राज्य का चर्चित पर्व है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। तो जो है यहाँ पे आपके 20 जो है जीके के प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये आपको कैसा जो है यहाँ पे क्वेश्चन लगा और इसमें कितने आपने सही किया। अगर आपने 8+ क्वेश्चन सही किया है इन जीके के प्रश्नों में से, तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। अब जो है मैथ के प्रश्नों की ओर चलते हैं और मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला मैथ के प्रश्न आपके सामने है और इसको सॉल्व कीजिए। मैथ का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है और बेहतर तरीके से आपको बताना है। ठीक है, मैथ के प्रश्न के लिए जैसे कि आपको टाइम दिया जाएगा 20 सेकेंड का, और 20 सेकेंड से अधिक नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि आपके एग्जाम हॉल में बहुत ही कम समय दिए जाएंगे आपके एग्जाम के लिए, तो बेहतर तरीके से आपको जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि पहला प्रश्न मैथ का कि जो है 47 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही कोई ट्रेन एक सिग्नल को जो है 11 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई जो है आप लोगों से पूछा गया कि वो ट्रेन जो है कितनी लंबी है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर तरीके से आपको मैंने बताया भी है कि आप कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न को खुद से सॉल्व करें। ठीक है, तो ही एग्जाम हॉल में आप जो है बड़ा स्कोर कर पाइएगा, और यह अन्यथा आप सोचिएगा कि केवल हम पढ़ाएं और आप केवल देखें तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए सिग्नल जो रहेगा ये इस तरीके से ही सिग्नल खड़ा होता है, इस प्रकार जो सिग्नल बना होता है, तो ट्रेन की लंबाई ही सिग्नल को पार करेगा। ठीक है, ट्रेन की लंबाई जितना होगा वही सिग्नल को पार कर सकता है, बाकी और सिग्नल के जो है लंबाई कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिग्नल तो एक जगह पे खड़ा है, ये तो एकदम ठोस है, तो ट्रेन को पार करना है, यानी कि सिग्नल की लंबाई नहीं है, केवल ट्रेन की लंबाई हमको ज्ञात कर देना है, वही जो है लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम ट्रेन की लंबाई मतलब क्या है, दूरी है, तो दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल। चाल चाल कितने का है, चाल चाल दिया है 47 मीटर प्रति सेकंड, तो 47 लिख दीजिए, 47 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो 47 गुणे कितना हो जाएगा आपका, समय कितना लिखा है, चाल बराबर क्या होता है, सॉरी दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर यहाँ पे सूत्र ही पहले लिख देता हूँ, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, चाल गुणे क्या होता है, समय, तो चाल आपका कितना दिया गया है, चाल दिया गया है आप कितने की स्पीड से है 47 के, और गुणा कितना, तो समय कितना लगा है 11 सेकंड, तो ये गुणा कर देंगे, ये 11 सत्ते 77, 11 4 44 और 7 44 7 कितना होता है, 51 होता है ना, तो ये आपका 117 मीटर लंबा जो है दूरी बोलिए वो ट्रेन का ही होगा। ठीक है, ट्रेन ही उतना लंबा है, केवल पुल कह रहे हैं आपको, खंभे को पार करना मतलब ट्रेन पार कर देगी, तो टोटल यहाँ पे जो है ट्रेन की ही लंबाई हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है एक बक्से में 80 जो है डिटर्जेंट सौंप थे, जिसमें से 64 का उपयोग कर लिया गया है, तो बॉक्स में जो है अब कितने जो है प्रतिशत डिटर्जेंट बचे हुए हैं, ये आपको बताना है। अब चलिएगा, ये बहुत से सिंपल प्रश्न है और आपके एग्जाम हॉल में 25 मैथ के जो प्रश्न दिए जाएंगे उसमें से लमसम आपके 15 इजी होते हैं। ठीक है, जो सभी लोग कर लेंगे, परंतु जो 10 होता है वो बहुत मुश्किल होता है, और वही 10 आपको बना के आना है। इस तरीके के तो सभी लोग बनाएंगे,
तो ऐसे भी प्रश्न आपको आने चाहिए, ये नहीं कि जो है केवल कहने से होगा, आपको आना भी चाहिए बेहतर तरीके से। तो बताइए इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो मेरे पास जो है 80, एक बॉक्स में 80 जो है डिटर्जेंट थे, जिसमें से मैंने 64 का यूज कर लिया है, तो बचे हुए मेरे पास कितना हो जाएगा? 16 हुआ। 16 जो है बचा है अभी, ठीक है, मेरे पास क्या है? बचा है। तो अब यहाँ पे बोला क्या गया है, अच्छे तरीके से देखिए। अब कह रहा है कि बॉक्स में बचे हुए का, हमें तो संख्या मालूम है 16, लेकिन संख्या नहीं पूछा है, ये प्रतिशत में पूछा है। तो इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। 16 कितने में से बचा है? कितने में था पहले? 80, और गुणा कर दीजिएगा 100 से। बिल्कुल आपका राइट उत्तर बनेगा 1 0 से 1 0, 8 दूना का 16, 2 में 10 से गुणा करेंगे, 10 दूना का 20%। कितना हो जाएगा आपका राइट उत्तर? 20% जो है बचा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है राइट उत्तर बी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि राम और राजू की आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यदि इनकी आयु का योग 252 वर्ष हो तो इनकी आयु के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। अब ये मजेदार प्रश्न है और ये आपको बताना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चलिएगा, आपको बहुत कम समय मिलेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो मैं भी आपको केवल जो है 20 सेकेंड ही दे रहा हूँ, क्योंकि आपको वहां पे भी 20 से 25 या 1 मिनट आखिरी आपको बनाना है, तो पढ़ना भी है उसमें ना। तो मैं भी तो आपको पढ़ने को समय दे रहा हूँ, उसके बाद से 20 सेकेंड सॉल्व करने को दे रहा हूँ, ठीक है। पढ़ रहा हूँ और मेरे साथ भी आप लोगों को टाइम मिल रहा है सॉल्व करने का। तो अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। राजू और राम दो लड़के हैं, ठीक है, इनके आयु का अनुपात। तो यहाँ पे जो है अनुपात जब भी दे, ये है राजू, ठीक है, राम है, और ये राजू है, ठीक है। तो इनके अनुपात जब दिया गया है तो इसको हम लोग मान लेंगे कि ये 4x है, इसका जो है एज है, और ये 5x है, ठीक है। अब कह रहा है कि इनके आयु का योग, इनके आयु का योग है, तो इनका योग देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक तो 4x का है और एक 5x का है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 252 हो जाएगा, ठीक है। हमें दिख रहा है कि इधर जोड़ेंगे तो 5 और 9 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए 9 के पहाड़ में कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ पे देखिए 9 दूना का 18 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा? और यहाँ पे कितना बचा? तो ये आपका बच जाएगा 18 7 9 8 72, 9 8 72 एक्स। अब देखिए दोनों का एज का अंतर निकालेंगे, एक का एज अगर 4x है, एक का 5x है, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो एक ही बचेगा, एक एक्स बचेगा। तो एक का वैल्यू अगर निकालिएगा तो 18 28 ही आएगा। तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या आप चाहेंगे तो 4 में 28 से गुणा कर लीजिए, 5 में 28 से गुणा करके घटाइए, देखिए 28 ही आपका राइट उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि किसी निश्चित राशि को 12% की साधारण वार्षिक ब्याज पर 5 वर्षों के लिए जमा करने पर 4560 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो जमा की गई राशि जो है ज्ञात कीजिए। तो उसने कितना जो है जमा किया है राशि, ये आपको बताना है। चलिएगा, अब ये भी वीआई प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न भी आपको दिए जाते हैं। तो गलती की गुंजाइश तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बताएंगे इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोग। साधारण ब्याज से 100% हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में, इन दोनों ही टॉपिक से एक एक प्रश्न, मतलब 2 प्रश्न इस जो है टॉपिक से पूछा ही जाएगा, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। एसआई और सीआई आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। जिनको भी नहीं मालूम है वो एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, नहीं तो डेली क्लास कीजिएगा तो हम क्लियर ही कर देंगे। हर एक दिन एक एक प्रश्न कराएंगे, जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछते हैं, तो लमसम आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो समय है। तो देखिए सबसे पहले दिया क्या है, आर का वैल्यू दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो परसेंटेज होता है यहाँ पे दर होता है, तो दर दिया है यहाँ पे 12% का, ठीक है। 12% पे उधार दिया गया है। फिर जो है साधारण ब्याज, जो है ब्याज कितना है, एसआई कितना है ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है आपको यहाँ पे नहीं मालूम है। और यहाँ पे कह रहा है साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज के दर से 5 वर्षों का,
तो यहाँ पे जो है आपका समय दिया गया है, ठीक है, क्या दिया है, समय। समय कितना दिया है यहाँ पे देखिएगा, समय जो दिया है वो कितना है, समय बराबर टाइम, टाइम जो दिया है 5 वर्ष, और जो है जमा की गई राशि इतना रुपया प्राप्त होती है, जमा की गई राशि जो है इतना प्राप्त होती है, मतलब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जमा की गई राशि ज्ञात करें, मतलब आपका ब्याज कितना दिया गया है यहाँ पे। अब देखिएगा बोल रहा है कि साधारण ब्याज जो है 5 वर्षों में कितना मिल रहा है, यानी कि एसआई उसको कितना मिला, तो 4560 रुपये मिला। तो वो जमा की गई राशि जो है हमको बताना है। तो हमको मालूम है कि साधारण ब्याज एसआई बराबर सूत्र क्या होता है, पी इंटू टी इंटू आर बटा टी इंटू आर बटा 100 होता है, ठीक है। अब इसी पे बैठा दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे बैठा दीजिए, इसका वैल्यू देखिए कितना दिया था साधारण ब्याज का, देखिए कितना दिया है, कितना साधारण ब्याज है 4560 बराबर यहाँ पे कितना दिया है, पी का वैल्यू नहीं मालूम है हमको, तो ये पी को छोड़ दीजिए, टी कितना है, समय कितना है 5 वर्षों के लिए, दर कितना है 12%, और बट्टा में जो है कितना है 100 है, तो 100 रखिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, बिल्कुल आपका राइट उत्तर बन जाएगा। देखिए 5 के पहाड़े में 20 × 5 = 100 हो जाएगा। अब देखिए क्या 12 के पहाड़े में कट जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं, 6 के पहाड़े में ये 2 मर्त में, 6 के पहाड़े में ये 6 छक्के, 6 × 7 = 42, 7 होगा, फिर यहाँ पे 3 36, 6 × 4 = 36, यहाँ पे हो गया, फिर 2 से ये 10 हो जाएगा, यानी कि 76 जो है आपका राइट उत्तर बनेगा, ठीक है। नीचे यहाँ पे 10 है, तो 10 से तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 10 और आ जाएगा यहाँ पे। तो 7600 रुपया जो है हम लोगों का जमा हुआ था, जो कि 5 वर्ष में 400 जो है 60 रुपया उस पे जो है केवल ब्याज हम लोगों को देना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपने बी बताया है, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक वस्तु को 243 रुपए में बेचने पर जो है 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई कर लीजिएगा, और ऐसे प्रश्न में थोड़े से आदमी फंस जाता है, ठीक है, बल्कि होता बहुत ईजी है, बहुत ईजी प्रश्न है, सिंपल तरीके से बताऊंगा, सभी को जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रश्न को नोट करना है। चलिएगा पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं हो सकता है, ठीक है, इजी है, आप लोग कोशिश करेंगे तो ही हो सकता है। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है कि वस्तु इतना रुपये में बेचा गया, 10% की हानि हुई है, मान लेते हैं हम लोग कि किने होंगे कितना में, क्रय मूल्य कितना में कीना जाता है, बिल्कुल आपको हमेशा याद रखना है कि हमेशा किसी भी वस्तु को कीनते हैं 100 रुपये में, और विक्रय मूल्य उसके बाद से हम उसको बेचते हैं, तो विक्रय मूल्य बोला जाता है। 100 रुपये की हानि पर, मतलब अगर 100 रुपये की हम किने हैं कोई वस्तु, और 10% की हानि, मतलब इसमें से 10 जो है हम कम में बेचेंगे, यानी कि 90 में बेचेंगे, तो 10 की हानि होगी कि नहीं। अगर आप कोई सामान 100 रुपये का किने और उसको 90 में ही बेच देंगे, तो 10 का हानि हो जाएगा। तो ये कह रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य देखिए ये है, और यहाँ पे दिया है 243, तो 243 और किसको ज्ञात करना है, यहाँ पे 100 का, हमें जो बोला जाता है ज्ञात करने का लिए है क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य ऊपर रखेंगे, विक्रय मूल्य नीचे रखेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, 9 के पहाड़े में नत्री, 27, और यहाँ पे 3 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये कट नहीं रहा है, 43 है ना, सॉरी ये 43 है, तो ये हो जाएगा 9 के पहाड़े में 9 दूना 18, 9 दूना 18, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 9 दूना 18, और यहाँ पे आपका कितना हो रहा है, ये आपका कितना हो रहा है। तो अब देखिएगा ये पूरा नहीं कट रहा है, ठीक है, इसका थोड़ा सा उत्तर यहाँ पे जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, ये हो जाएगा आपका कितना पॉइंट में इसका ये उत्तर आएगा, ये 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 आपके पास बचेगा कितना, 18 और 24 में से 6 63, 9 7 63, यहाँ पे एक जीरो, 270 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है बिल्कुल चारों ऑप्शन में नहीं दिया गया है, 270 उसका दाम होगा।